आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, कौन सा वैध मतलब लीगल या जो नहीं होता है, लीगल आईपी एड्रेस नहीं होता है, वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, मतलब जो भी व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ करता है उसे एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है दोस्तों 164.100.60.233। फिर दूसरा है दोस्तों 198.3526, ये तीसरा है दोस्तों 166.233.96, ये और ये। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के आप देखिए कि 166 से कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है। ठीक, 166 से कोई भी दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस के बारे में क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट का एड्रेस होता है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। एक 32 बिट वाला होता है, एक 64 बिट वाला। दो आईपी एड्रेस चलते हैं दोस्तों, है ना, 32 बिट और 64 बिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाता है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग मतलब दोस्तों फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सअप, ये सभी का सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इनका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य तो दोस्तों हम वीडियो कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं और रील भी डालते हैं, लेकिन इसमें से क्या है? तो पहला आंसर है दोस्तों केवल सामग्री बनाना, केवल सामग्री साझा करना, सामग्री बनाना और साझा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है जो हमारा आंसर हो जाएगा? सामग्री बनाना और साझा करना, मतलब रील बनाना और लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, पोस्ट बनाना, फोटो बनाना और लोगों के साथ साझा करना। तो ये सोशल नेटवर्किंग के उद्देश्य हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सोशल नेटवर्किंग का जो जन्मदाता है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग जो शब्द है, ठीक, जो वोकेबलरी है, उसका जन्मदाता J.A. बार्नेस को माना जाता है। कहते हैं जे बार्नेस को क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, उसका जन्मदाता जे बार्नेस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सामग्री बनाना और साझा करना ये सोशल नेटवर्किंग के उद्देश्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क को बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है। ठीक है, कि जो इंटरनेट कौन प्रदान करता है कुल मिला के। ठीक है, कौन को? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो जुड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, जो पंचायत में जुड़ी रहती है, या फिर हम देखते हैं कि सचिवालय में, मंत्रालय में जिस प्रकार का इंटरनेट आता है, तो वो कौन सा मतलब जो ई गवर्नेंस का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसे प्रदान करता है। तो पहला दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सेंटर DISC। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय संघ नासकॉम और अर्नेट। तो दोस्तों ये नासकॉम के बारे में, तो ये क्या है, जो सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं उनका यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों नासकॉम की? ये भी पूछा गया है MPPSC में 1988 में। ठीक, 98 में नासकॉम की स्थापना हुई थी। ये हमारा आंसर नहीं है। तो दोस्तों आंसर में क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नेटवर्क और ई गवर्नेंस सहायता राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रदान करता है। ठीक है, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर प्रदान करता है, और इसकी स्थापना दोस्तों NIC की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है, वेरी वेरी IMP है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारा, इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल सभी पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ई कॉमर्स लिखा है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे हम यहाँ पे, या हाईलाइट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल जो पक्ष है, मतलब देने वाला और लेने वाला, किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं। मतलब
दो व्यावसायिक फर्मों की बात की जा रही है। तो ऐसा अगर कोई ई कॉमर्स करता है मतलब तो इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक, बिजनेस कॉमर्स, फर्म की बात हो रही ना दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंट्रा बी कॉमर्स मतलब बिजनेस कॉमर्स। इंट्रा मतलब कंपनियों के आंतरिक रूप से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, आईटी अधिनियम से है। आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है? ठीक है, आईटी अधिनियम के द्वारा कुल मिला के जो डिजिटल हस्ताक्षर का जो लाइसेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। डिजिटल हस्ताक्षर के जो लाइसेंस है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो किस धारा के तहत वैध किया गया है। धारा 65 के तहत, धारा 24 के तहत, धारा 43 के तहत और धारा 42 के तहत। तो दोस्तों ये जो प्रमाण पत्र है मतलब जो डिजिटल हस्ताक्षर का जो वैधता है, ठीक है, ये आईटी अधिनियम की धारा 24 के तहत क्या होता है, वैध किया है या इसे मान्यता प्रदान की है। ठीक है, आईटी अधिनियम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो आईटी अधिनियम कब आया, वर्ष 2000 में आया, 2008 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों, इनको आप जैसे डिजिटल हस्ताक्षर है या जो प्राइवेसी की बात की गई है, ये धाराओं के बारे में क्या है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि धारा 24 तो याद करना है कि जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, फिर आईटी अधिनियम कब आया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर जो प्राइवेसी के बारे में या 66A को हटाया है जिसमें, इसके बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण धारा है अधिनियम की दोस्तों हमको याद करके चलना है कि जिससे क्या होगा कि अब ये अधिनियम कब आया था ये नहीं पूछ रहा है। अब जो नई अप्रोच क्या हो चुकी है कि अधिनियम में ये धारा में क्या लिखा है या ये काम किस धारा में लिखा है, ठीक, ऐसे ही। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक, मध्य प्रदेश की है ई गवर्नेंस की परियोजना, दो ऑप्शन उसने ही दे दिए है। फिर ई दक्ष का उद्देश्य क्या है? राजकोष एवं खातों को एकीकृत करना, नवीनतम जानकारी एवं किसानों को सशक्त करना। ठीक है, ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुल मिला के जो सी आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस आईटी परियोजना के एग्जीक्यूट करने के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हें संवेदनशील बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसका कुल मिला के उद्देश्य है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कराना, कंप्यूटर का ज्ञान कराना। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सभी विभागों में कंप्यूटरीकरण हो रहा है। ठीक है, आईटी के हम देख रहे हैं कि संपदा पोर्टल के तहत रजिस्ट्री हो रही, तो जब तक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए ई दक्ष का उद्देश्य क्या है कि जो अधिकारी है उनको कंप्यूटरकृत बनाना या फिर उनको दक्ष बनाना कंप्यूटर चलाने में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ई गवर्नेंस में 3 परत काम करती है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परत, यूजर परत और तकनीकी परत। ठीक है, संगठन परत, उपयोगकर्ता परत, तकनीकी परत। दोस्तों सुरक्षा परत यहाँ पे क्या करती है, काम नहीं करती है। तो दोस्तों हम लास्ट में देखेंगे कि नहीं लगा है, इसको अपन हाईलाइट कर लेंगे और कौन सी नहीं है, तो सुरक्षा परत। तो संगठन परत है, उपयोगकर्ता परत है, तकनीकी परत है, सुरक्षा परत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक, अभी क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से जो संगठन के शिखर सम्मेलन हो रहा है वो भी याद करना है कि किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 का। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली हो जाएगा। ये उस समय की बात है, अब ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ठीक है, तो 19 की बात आ रही है दोस्तों। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो ये उस समय के एग्जाम का क्वेश्चन होगा 20 के पीरी का। तो अभी लिए
हमें सिर्फ इतना याद रखना कि ये 7 चरणों में हुआ था और बात खत्म। ठीक है, 7 चरणों में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2022 के फाइनल मैच में, ठीक है, लक्ष्य सेन को किसने हराया। दोस्तों आपको भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को हल करना है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को हाईलाइट कर दिया, फिर 22 का पूछा है लक्ष्य सेन को और हराया, जीता नहीं हराया, विक्टर एन एलेक्सेलेशंस, लीजी जिया, ताइजुइंग और पेट्रो फॉल्के। तो दोस्तों ये 22 का है, तो विक्टर एलेक्सेशन इनने हराया था। ठीक है, और अभी तक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले केवल 2 भारतीय हैं। ठीक है, 1980 में प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी, 1980 में प्रकाश पादुकोण, और 2001 में पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के कोच। ठीक, इन दोनों व्यक्ति ने ही भारत के अभी तक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है दोस्तों, एक प्रकार से वर्ल्ड कप के समान है ये टूर्नामेंट, और इसे जीतना काफ़ी ज़्यादा गौरव का विषय होता है। तो भारत के केवल 2 व्यक्ति, प्रकाश पादुकोण, दीपक पादुकोण के पिताजी, और पुलेला गोपीचंद जो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के कोच, इन्होंने ही इसको क्या कहा अभी तक जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा फुल फॉर्म क्या है। नाडा का फुल फॉर्म, ठीक है, पहले फुल फॉर्म की देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नॉर्थ अमेरिका डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल एथलेटिक्स एंड डेक्थलॉन एसोसिएशन, और नेशनल ऑल डिवीजन ऑफ एथलेटिक्स। तो दोस्तों नाडा के बारे में हम सुनते ही है, पेपर में खबर आती रहती कि नाडा ने इसको बैन किया, उसने वो बैन किया है, नाडा की कार्रवाई जारी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, जिसकी स्थापना 2000 कब हुई दोस्तों, 5 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। अब दोस्तों नाम से जाहिर हो रहा है कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है दोस्तों, जो एथलीट हार्मोन इंजेक्शन लेते हैं जिससे क्या हो जाती है उनकी जो ग्रोथ सुधर जाती है, प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उस प्रकार क्या रहते हैं बाहरी जो डोप होते हैं या जो इंजेक्शन लेना या ऐसी दवाइयाँ लेना जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका प्रदर्शन सुधारे, तो उनको बैन करना, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा होती है वो मतलब प्रकृतिगत स्पर्धा में होती है, मतलब जो सामान्य क्षमता हमारी उसके अनुकूल। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य होता है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, जिसका क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थान, ठीक है, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थान, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, ठीक, एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, ठीक, इंस्टीट्यूट, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाल्मी। अब आ गया था बाल्मी, बाल्मी भोपाल से हम याद करते हैं दोस्तों। तो जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थान, जिसका इंग्लिश में नाम है एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब जिसको हम बाल्मी के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। अब इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो बाल्मी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1985 में। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि बाल्मी कहाँ है। क्या आपको हो सकता है दोस्तों कि आपको शॉर्ट फॉर्म से याद हो, ठीक है, मतलब बाल्मी से भोपाल हम संस्था लिखा रहता है, जैसे हमारी जो हिंदी की किताबों में बाल्मी लिखा रहता है भोपाल है, तो बाल्मी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और स्थापना कब की है, 1985 की। फिर दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुए हैं, तो बगरोद है और बेरसिया, ये दोनों कहाँ है दोस्तों, भोपाल के पास है। ये 2022 का है औद्योगिक पार्क। इनका उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग, मतलब पत्थरों को काटना और उसकी पॉलिश करना, ठीक है, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग किस जिले में है? ठीक है, तो छतरपुर, रीवा, कटनी, भोपाल। दोस्तों कटिंग लिखा है तो हम कहाँ लगाएंगे? कटनी लगाएंगे। और कटनी ही क्या दोस्तों, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कटनी को ही चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पत्थर भी कहाँ दोस्तों वहाँ पाए जाएंगे? कटनी में ही पाए जाएंगे। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से है। ठीक है, जिनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट होगा, ठीक, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य में, ठीक, किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति। तो जो मुख्यमंत्री जो परिषद होती है दोस्तों, राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका कुल मिला के अर्थ ये है कि जो सरकार रहेगी उसे विधानसभा में, ठीक है, विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। या अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मतलब कुल मिला के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके, उनमें विश्वास बनाए रखे, जिससे क्या रहे, सदन में उनका बहुमत रहे। और अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाए और वो पास हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकार गिर जाएगी। ये इस बात का उल्लेख कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 163 में उल्लेखित है कि जो सरकार रहेगी, ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या रहेगी? उत्तरदायी होगी, ना कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के प्रति। फिर है दोस्तों, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मतलब कुल मिला के जितनी ऊर्जा सृजन हो रही है उनका एक कंपनी जो लिमिटेड होता है, जो संगठन होता है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 82 में, 92 में, 2001 में, 2005 में। तो दोस्तों ये स्थापना कब हुई थी? 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। और ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल। ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की परियोजना का नाम कौन सा है, या ऐसी कौन सी परियोजना को वो कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है? अमरकंटक ताप विद्युत गृह, ठीक है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन और जेपी थाप। ठीक है, तो दोस्तों विंध्याचल हमारे यहाँ है, कोरबा हमारे यहाँ पे नहीं है, जेपी हमारे यहाँ पे नहीं है। अब बचे दो, ये हमने एलिमिनेशन राउंड अपना लिया। अब दो में से हमको एक क्लिक करना है। तो दोस्तों एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का संचालन किया जा रहा है। ये कहाँ है दोस्तों? अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1965 को, ठीक है। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन हमारे यहाँ पे नहीं है, जेपी ताप भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? सिंगाजी, सिंगाजी निमाड़ के कवि कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, निमाड़ के संत कहलाते हैं। तो निमाड़ में तो है, निमाड़ में खंडवा, खरगोन, बुरहान और बड़वानी आ जाएगा, बुरहानपुर, बड़वानी। तो इनमें से हमको आंसर लगाना है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, जबलपुर, खंडवा, उमरिया, बैतूल। तो दोस्तों अब यहाँ निवाड़ का एक ही जिला है, खंडवा, तो खंडवा लगा देंगे। और दोस्तों इस प्रकार से एलिमिनेशन से अच्छा है कि आप याद कर लो, क्योंकि 15-20 तो ताप विद्युत गृह है, तो हम याद करना ज़्यादा रहेगा। या आपको याद नहीं हो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इस प्रकार का एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे। अब इसमें दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों? डोंगलिया गांव, खंडवा। डोंगलिया गांव, खंडवा, ठीक है। ये 2520 मेगावाट का है, ठीक है। और इसको जो पानी की प्राप्ति होती है, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा गांधी डैम,
जो ओमकारेश्वर जो खंडवा वाला है दोस्तों, या जिसे पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है, पुनासा परियोजना, इससे इसको क्या होती है, जल की प्राप्ति होती है। तो डोंगलिया गांव खंडवा में है, 2520 मेगावाट, मतलब अच्छा खासा ऊर्जा उत्पादन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिले में है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने दोस्तों सोहागपुर कोयला क्षेत्र सुना होगा, उमरिया सुना होगा, सिंगरौली हो गए, तवा घाटी। तो तवा घाटी तो नहीं, सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर। तो दोस्तों हम देखते हैं सोहागपुर एक मतलब अच्छा कोयला क्षेत्र है, अनूपपुर जिले में ही है। तो यहाँ से उसको क्या होती है, कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, 1965 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1965 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्रफल वाला या प्रतिशत वाला कितना है, जिला कौन सा है, वन प्रतिशत सबसे कम हो जहाँ पे। ठीक है, भिंड है, रतलाम है, दतिया है, उज्जैन। तो दोस्तों उज्जैन जो जिला है, ठीक है, सबसे कम वन है यहाँ पे। ठीक है, तो उज्जैन याद रखना दोस्तों, सबसे कम उज्जैन, सबसे कम उज्जैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी को नामोदास नाम किसने दिया। ठीक है, ये दोस्तों इतिहास का भी है। ठीक है, इतिहास में भी हम पढ़ेंगे, पुराणों से संबंधित भी है, और ये मध्य प्रदेश में भी हम पढ़ते हैं जब नर्मदा जी के बारे में कितने नाम है, रेवा है, मेकल सुता है, मेकल पर्वत से निकलती इसलिए है। ठीक है, तो नामोदास नाम किसने दिया है, आर्यभट्ट ने, टालमी ने, अलवरुणी ने, हेंगसोंग ने। तो टालमी ने क्या दिया है, नामोदोस नाम दिया है। ठीक है, नामोदोस नाम किसने दिया है, टालमी ने दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, नर्मदा घाटी हम देखते हैं दोस्तों, सबसे जो निचला स्तर है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा, नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, विंध्याचल, इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते मानसून शुष्क हवाएं हो जाती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होना, विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया में होना, घाटी। तो दोस्तों ये जो आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। और निचला क्षेत्र भी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, चूना पत्थर के लिए। ठीक है, और ए और बी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये तांबा के लिए बेहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है। कि उष्ण और शुष्क पतझड़ वन में मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है, खेर, तेंदू, सागौन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे उष्ण और शुष्क पतझड़ वन में मुख्यतः कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों, सागौन का पाया जाता है, सागौन का वन पाया जाता है, जो उष्ण उष्ण भी है और शुष्क भी है और पतझड़ भी है। तो सागौन, सागौन का नाम क्या है दोस्तों, टिक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, सागौन का नाम क्या है दोस्तों, टिक्टोना ग्रैंडिस नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक बार दोस्तों क्या पूछा गया एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश में कितने परसेंट सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, या मैं यहाँ लिख दूं, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक, ये दोस्तों आपके लिए ये है कि आप इसको ढूंढेंगे, इसी के साथ एक साल के वृक्ष के बारे में भी आप ढूंढेंगे कि कितने परसेंट साल पाया जाता है, और टोटल मध्य प्रदेश में कितने परसेंट वन पाए जाते हैं, कितने परसेंट वन पाए जाते हैं। ये तीनों डाटा मुझे कमेंट सेशन में दोस्तों चाहिए, कि जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को ढूंढें, क्या तो सर्च करें और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखें कि कितने परसेंट वन पाया जाता है, और सागौन का वन कितना पाया जाता है, और साल का कितना पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे मतलब उससे आपको मेहनत करा रहा हूँ, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी मेरे प्रति बनती है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है इस प्रकार के। फिर मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है नर्मदा, चंबल, केन, टोंस। तो दोस्तों अगर आपको नहीं भी पता हो तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसी कौन सी नदी है कि जो भारत को दो भागों में बांटती है? तो ये तो नर्मदा दिखती। फिर अगर चंबल की बात करेंगे तो चंबल यहाँ से निकलती है, ऐसे बहती है। ठीक है, केन की बात होता है तो ये भी बहती है, विभाजन नहीं करती क्योंकि खड़ा विभाजन तो नहीं होगा, आड़ा होगा ना। और टोन्स भी नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर नहीं भी पता हो तो हम नर्मदा लगा देंगे, क्योंकि नर्मदा नदी क्या है दोस्तों, मध्य भारत ये से गुजरती है और इस प्रकार से बहती है। इसके ऊपर भी एक पर्वत है, नीचे भी एक पर्वत है, तो क्या है, प्राकृतिक विभाजन ये कर देती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी और धारदार और पैनी हो जाएगी। और एक दो नंबर से जो बचने का जो सवाल होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, ठीक, फिर दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये हमारे साथ वाला प्री देने जा मेंस देने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है। तो इस प्रकार के दुख से बचने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारा वादा है कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।